हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं उन कार्स के बारे में जिनको 2024 में आने वाले दिनों में दिवाली के आसपास या इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ ही, क्योंकि 70,000 करोड़ की इन्वेंट्री सारे कार डीलर्स के पास बची हुई है, इंक्लूडिंग ऑल ब्रांड्स। तो आपको पुश करा जाएगा डिस्काउंट के जरिए कि आप इन कार्स को ले लो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आपको ये कार्स नहीं लेनी है। अगर आप ये कार्स लेते हो भाई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। क्यों नहीं लेनी, क्या प्रॉब्लम है, ये भी मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहली कार जो मैं रखना चाहूंगा वो है टाटा एल्ट्रॉस रेसर। इस कार का जो प्राइस है भाई, टॉप मॉडल 13 लाख रुपए के आसपास तक चला जाता है। और इस कार की खासियत यह है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, जो कि टाटा की बाकी कार्स में भी आती है। और इस कार के अंदर नेक्सॉन का इंजन लगा दिया है। सो बेसिकली इतने छोटे साइज की कार को 13 लाख रुपए की अगर आप खरीद के लाते हो, या मैं इवन कहूंगा अगर आप इसका 10-11 लाख का वेरिएंट भी कोई खरीद के अपने घर लाते हो, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। क्योंकि आप टाटा की कोई और कार भी खरीद सकते हो जिसमें आपको ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, सेम इंजन के ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। सो खाली सेफ्टी के लिए, भगाने के लिए अगर आप इस कार को ला रहे हो, एक हैचबैक कार को इतना महंगा खरीदना इज टोटली पॉइंटलेस फॉर मी। हालांकि दोस्तों, अगर आप फिर भी खरीदना चाहते हैं तो देखो, वैसे तो सही गलत कुछ नहीं होता, आपकी चॉइस है। पर जो मैं कहना चाहता था मैंने वो बता दिया है। लास्ट में मैं आपको एक बात और बता दूं कि भाई ये एक ऐसी कार है जिसकी अभी अप फ्रंट सेल्स ही नहीं हो रही है, तो इसकी रीसेल तो भूल ही जाओ। कल को अगर आप परेशान हो गए बाय एनी चांस, क्योंकि इसमें माइलेज भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये भगाने के पर्पस से ही बनाई गई है, तो माइलेज भी नहीं है, रीसेल भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है और रेट इसका बहुत ज्यादा है। सो मेरी नजरों में दिस इज अ टोटली अ नो 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 कार। दोस्तों, इस लिस्ट की जो नेक्स्ट कार है वो है रेनो की काइगर। अब एक वक्त था जब रेनो की काइगर आई थी भाई, लोगों को बहुत पसंद आई थी। कुछ शुरुआती दिनों में इसकी सेल भी हुई, पर प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसकी सेल होने के बाद ना इसका जो एक वर्ड ऑफ माउथ होता है वो कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा। इनफैक्ट अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर जो कि निसान की मैग्नेट की बात करता हूं, उसको लोगों ने फिर भी ज्यादा प्रेस करा, उसका वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा अच्छा है। अब रेनो काइगर के फ्लॉप होने के सबसे बड़े रीजन ये है दोस्तों कि ये कार आपको ना कम बजट में एक लग्जरी वाइब देने की कोशिश करती है, जिस वजह से इस कंपनी ने क्या करा है कि बहुत लो क्वालिटी की चीजें इस कार में फिट करी हैं। कुछ सालों बाद ही, 2 से 3 सालों बाद भी कार खटकने लगती है, बहुत वियर्ड नॉइसेस करती है। कार में 1 लीटर का इंजन अगर आप लेते हो तो भाई हद से ज्यादा अंडर पावर लगती है। कार की रीसेल मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है। माइलेज के मामले में भी कोई ऐसा कुछ बेहतरीन नहीं कर रही है कि भाई बिल्कुल मजा ही आ जाए। इनफैक्ट अगर मैं सेफ्टी की बात भी करूं तो 4 स्टार क्वालिटी लेकर आती है, विच इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, पर टॉप लीडिंग नहीं है कि भाई वहां पर भी टॉप कर गई, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ले आई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दोस्तों कि 2024 में आज की डेट में जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेजा आपको अर्बैनो पैक लगा के दे रही है, टाटा नेक्सॉन ने अपने प्राइसेस कम कर लिए हैं, महिंद्रा एक्सयूवी 300 जैसी कार आपको जहां 8.5 लाख रुपए में मिल रही है, तो इस कार पे आज की डेट में पैसा लगाना टोटली पॉइंटलेस है। तो बिल्कुल भी भाई मत लगाना, अनटिल एंड अनलेस भाई आपको कोई 2-3 लाख रुपए का डिस्काउंट ना दे दे, तो थोड़ा बहुत सोच लेना। वो भी टॉप मॉडल में पैसा मत लगाना, बीच मॉडल के आसपास जा सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट कार जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है सिट्रन C3 और C3 एयरक्रॉस। अब सिट्रन भाई एक ऐसी कंपनी है जिसकी जो सेल वॉल्यूम है, कार की यूनिट है, वो रेनो और निसान से भी नीचे है। 400 के आसपास मंथली ये कार बेच पा रहे हैं। पूरे देश में इन्हें ऑपरेट करना है, तो इनके पास इतना रेवेन्यू ही नहीं है कि ये सब कर पाए। रिसेंटली इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को भी अपॉइंट करा और काफी पैसा वहां भी लगा दिया। अब इनकी बसाल्ट आ चुकी है, तो अगर कोई कार खरीदता भी है आने वाले दिनों में तो बसाल्ट पे ध्यान देगा, ना कि इन दोनों कार्स पे। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो दोनों कार्स है ना, लो बजट कार्स है, पर इनमें कोई सेफ्टी नहीं है, जीरो बिल्ड क्वालिटी आती है इनकी। ग्लोबल एनकैप में EC3 का क्रैश टेस्ट हुआ था, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में बिल्कुल ही जीरो है। खाली एक ही पॉइंट बचता है जहां पर आप इस कार की तारीफ कर सकते हो, वो है कि भाई कार का जो इंजन है काफी इंप्रेसिव है, अच्छा लगता है कार को भगाने में, इंजन में इसकी इतनी बुराइयां नहीं है। पर दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इफ इन केस अगर ये कंपनी एग्जिट कर जाती है अभी फिलहाल, तो ये कार बिल्कुल ही पॉइंटलेस बन जाएगी। कोई रीसेल जो अभी भी इसकी बहुत ही ना के बराबर है, वो ना के बराबर भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कल को अगर कंपनी देश में नहीं रही तो भाई इसके जो पार्ट्स है वो भी मिलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और जो लोकल डीलर्स या वेंडर हैं भाई वो बहुत ही ज्यादा पैसा आपसे मांगने लगेंगे। उसका रीजन ये दोस्तों कि फिर भाई लोकल कंपनीज अपने पार्ट्स बना कर इसमें फिट करेगी, वो भी आपको बहुत महंगे मिलेंगे। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप फिर भी ये कार्स को लेना चाहते हो तो कम से कम भाई 3 से 4 महीने रुको, बसाल्ट की सेल्स होने दो। बसाल्ट हो सकता है कि एक ऐसी कार बने जैसी निसान की मैग्नेट बनी थी, वरना निसान भी कई साल पहले एग्जिट कर जाती, मैग्नेट ने संभाल लिया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम सारी लेटेस्ट न्यूज, ऑनेस्ट रिव्यूज, ओपिनियंस डालते रहते हैं, हम आपको अपडेट रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट कार जो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा अगर आप एक फैमिली कार ढूंढ रहे हो, तो वो है मारुति की जिम्नी। अब एक्चुअली इस कार की प्रॉब्लम ये है कि ना ये इस तरफ है ना ये उस तरफ है, ये वही वाला धोबी का कुत्ता है जो ना घर का है ना घाट का है, ना ये फैमिली कार बन पाई ना ये एक्चुअल ऑफ रोडर बन पाई। अब देखो, ऑफ रोडर तो एक तरीके से है,
इनफैक्ट थार से बेटर ऑफ रोडर है, क्योंकि जो कार का ओवरऑल वेट है वो इसको सपोर्ट करता है। पर दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फैमिली के लिए अपनी कार ढूंढ रहे हो तो भाई एक तो बहुत महंगी पड़ेगी, इस प्राइस में आपको और भी बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं। दूसरा, इस कार का जो स्पेस है भाई बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं थार से, विच इज नॉट एग्जैक्टली कंपेरेबल, पर मैं पैसों की बात कर रहा हूं, क्योंकि यार जिस प्राइस पॉइंट पे आती है उसके आसपास आप थोड़ा पैसा बढ़ा भी सकते हो, तो वहां कम से कम आपको बड़ा इंजन, ज्यादा स्पेस, एक टोरा ही मिल जाता है कि भाई एक बड़ी कार में घूम रहे हैं। पर इस कार में वो टोरा भी नहीं है। अब ऑफ रोडिंग कितनी करोगे भाई, फैमिली को लेकर जैसे तैसे आप मैनेज कर पाओगे। माइलेज भी बहुत अच्छी नहीं है, मार्केट रीसेल 0, कार की कोई रीसेल मार्केट भी नहीं है, इवन दो ये मारुति की कार है। अब उसका रीजन ये है यार कि इस तरीके की कार्स को ना आम आदमी खरीद नहीं सकता है, तो बहुत मुश्किल से आपको बायर मिलेगा। जब तक बायर मिलेगा, डीलर आपसे इतना रेट तोड़ लेगा कि भाई आप अपना सर दीवार पे मारोगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए भाई बड़े सोच समझकर आप इस कार को लेना, बहुत तगड़े डिस्काउंट इस कार पे आएंगे, तो सारे फैक्टर सोच समझकर ये कार खरीदना अगर रिस्क लेना हो तो। दोस्तों नेक्स्ट कार जो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा खरीदने के लिए, वो है Hyundai की Tucson। अब ये कार तो अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छी लगती है, लुक्स भी बहुत अच्छी है। पर भाई जो इस कार का प्राइस रखा हुआ है ना, इतने में तो भाई फॉर्च्यूनर आप ले सकते हो। अब फॉर्च्यूनर को भाई कैसे रहेगी ये कार, एक्चुअली फॉर्च्यूनर का सीन क्या है ना, वो अंधों में काना राजा चल रही है अभी। अब फॉर्च्यूनर सबको पता है कि भाई उतने पैसों में ना उतने ज्यादा फीचर नहीं देती है, उसके बाद भी ना उसने एक लेगेसी सेट कर लिया भाई। दोस्तों एक ही हालात में Tucson लेना आपके लिए फायदेमंद है कि आप इतने अमीर हो कि भाई आपको रीसेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं फर्क पड़ता कि भाई फॉर्च्यूनर में बैठ के क्या लगता है क्या नहीं लगता, सोसाइटी क्या सोचती है। आपको अपने लिए कार चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली कार के अंदर फीचर तो बहुत आते हैं। सो जनरल वे में अगर आपको भाई एक बड़ी और ज्यादा भोकाल वाली कार चाहिए तो डेफिनेटली भाई Tucson वो कार नहीं है, यहाँ पैसे मत लगाना। अब अगर बात Tucson की हो रही है तो मेरी जो नेक्स्ट कार है भाई वो है MG की ग्लॉस्टर। अब ग्लॉस्टर में भी ना आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। कार डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है, पर वही फैक्टर आ जाएगा कि फॉर्च्यूनर की थोड़ी सी ना एक काइंड ऑफ अंधों में काना राजा वही वाली बात आ गई कि वो ऐसी लेगेसी सेट कर चुकी है कि बड़ा साइज है भाई, टोरेबाजी है, ये हवाबाजी है, तो सोच समझ कर आप फैसला लेना। मुझे पर्सनली MG ग्लॉस्टर काफी अच्छी लगती है, पर प्रॉब्लम ये है कि Tucson और ग्लॉस्टर दोनों की रीसेल भी काफी कम है। अब जब आप इतनी महंगी कार खरीदते हो तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि भाई आपको बायर भी जल्दी मिल जाए, कल को अगर आप बेचना चाहो कुछ सालों बाद, और साथ ही में आपको कार का पैसा भी अच्छा मिले। पर ये दोनों केस में आपको Tucson और ग्लॉस्टर में नहीं मिलने वाला अनफॉर्चुनेटली। दोस्तों नेक्स्ट कार जो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल लेने का कोई भी फायदा नहीं है, वो है करंटली जो MG एस्टर आ रही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो MG एस्टर एक अच्छी कार है, इसमें इंजन भी अच्छा आता है, पर प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो लुक है थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है। अब बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है एस्टर की, पर ये लोग कुछ भी करें पर इनकी ना कोई मार्केट नहीं बन पा रही है। रीसेल वैल्यू कार की बहुत ज्यादा बेकार है, कार की लुक्स आउटडेटेड लगती है। अंदर बैठने के बाद भी जो इंटीरियर है ना थोड़े से काइंड ऑफ प्रीमियम लगते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि बहुत अच्छी वाइब आ गई, वो भी थोड़े से आउटडेटेड ही नजर आते हैं। एंड मोर ओवर दोस्तों उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस सेगमेंट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्स हैं वो आपको सारी चीजें इससे ज्यादा ही दे रही है, चाहे आप किसी भी चीज की बात करो। इसीलिए लोगों ने परेशान होकर MG एस्टर स्प्रिंट को लॉन्च किया था। अब स्प्रिंट डेफिनेटली आ तो गई, स्प्रिंट इन्होंने 11 लाख रुपए के आसपास, जिसमें आपको ब्रेजा नेक्सॉन ऐसी कार्स मिलती हैं, उस प्राइस में इस कार को रखा। उसके बाद भी अगर आप हमारे चैनल पे कार सेल्स का डेटा देखते हो, MG एस्टर तब भी नहीं बिकी। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है वर्ड ऑफ माउथ। कंज्यूमर जिन्होंने एस्टर खरीदी है, अब देखो स्प्रिंट तो फिर भी सस्ती है, पर जो दूसरे एस्टर के बाकी वेरिएंट्स आते हैं वो काफी हाई प्राइस तक जाते हैं। देखो दोस्तों हो सकता है कि पहले एक बार को इस कार की काफी वैल्यू थी जब आई थी, उस टाइम के हिसाब से अपडेटेड थी, पर आज की डेट में भाई इस कार का बहुत बुरा हाल है। सोच समझकर खरीदना, माइलेज किंग भी नहीं है, रीसेल भी नहीं है, खाली बिल्ड क्वालिटी है और रोड प्रेजेंस भी एवरेज है, नॉट टॉप इन नॉच। तो मेरे लिए अभी भी ये काइंड ऑफ रिस्की रडार में है। टोटल लॉस नहीं है, बट इट्स नॉट डेफिनेटली वर्थ बाइंग ऑन दैट लेवल। दोस्तों जो नेक्स्ट 3 कार के नाम मैं बताने वाला हूं, उनको सुन के आप थोड़े से अपसेट हो सकते हो कि भाई ये क्यों कह रहे हो ऐसे, और ये इन लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली दोस्तों ये 3 कार है, होंडा की अमेज, मारुति डिजायर और टाटा पंच। अभी अगर आप इन कार्स को खरीदते हो तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। उसका रीजन ये है कि इन तीनों कार के फेसलिफ्ट वेरिएंट्स आने वाले हैं, वर्जन आने वाले हैं। तो जैसे ही भाई इनके फेसलिफ्ट वर्जन आएंगे तो करंट वाला बिल्कुल ही आउटडेटेड हो जाएगा। अब इसमें बिल्कुल ना फाइनेंशियल टोटल लॉस नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो पुरानी वाली पंच है वो बेकार हो गई या डिजायर बेकार हो गई, पर आपको मेंटली काफी अपसेट फील हो सकता है। अब उसके 2 सोल्यूशन है। अगर आप जानबूझकर खरीदते हो, क्योंकि पुराने वेरिएंट्स पे, पुराने प्री फेसलिफ्ट वाले कार्स पे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो अगर आप कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हो कि यार मुझे तो पुरानी अमेज डिजायर पंच दे दो, 2 लाख का डिस्काउंट दे दो, कोई बात नहीं आती है तो आती रहे, तो ठीक है। पर अगर आपको अभी तक नहीं पता था और आप गलती से तीनों कार्स ला रहे हो और आपका अड़ोसी पड़ोसी सिर्फ 1 महीने बाद ही नई वाली को लेके घूमेगा फेसलिफ्ट, तो आपको काफी अपसेट होगा, मेंटली यार इमोशनली डैमेज भी हो सकते हो आप। तो बहुत सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है कि क्या मुझे जेन्युइनली अभी जो करंट वाली पंच, अमेज और डिजायर आ रही है उनकी तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। सो मैं चाहूंगा एक बार आप इसके बारे में सोच समझकर फैसला लेना।
तीनों कार्स बहुत अच्छी है, टॉप सेलर्स है, बेस्ट इन लेगेसी है, पर अभी जो हालात चल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा सोचना डेफिनेटली वर्थ इट है। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।